नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। यह नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है। आपको बता दें कि दलित समुदाय से दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं वो। जस्टिस गवाई का मुख्य न्यायाधीश बनना सामाजिक संवेदनशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वह दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्ण ने 2007 से 2010 तक इस पद को संभाला था। जस्टिस गवाई ने एक बार कहा था, यह केवल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रयासों के कारण संभव है कि मैं, जिसने एक अर्ध झुग्गी क्षेत्र के नगरपालिका स्कूल में पढ़ाई की है, इस पद तक पहुंच सका। इनके व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा की बात करें तो जस्टिस गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनके पिता R.S. गवाई एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, सांसद और बिहार एवं केरल के पूर्व राज्यपाल थे। कानूनी करियर की शुरुआत की बात करें, उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की और नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। 1992 से 1993 तक वह सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजन रहे। इसके बाद 17 जनवरी 2000 को उन्हें सरकारी वकील और लोक अभियोजन नियुक्त किया गया। न्यायिक सेवा में योगदान की बात करें तो जस्टिस गवाई 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में विभिन्न मामलों की अध्यक्षता की। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण निर्णय और योगदान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान जस्टिस गवाई ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए। उन्होंने 200 से अधिक फैसले लिखे हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण, सेवा कानून, आपराधिक कानून और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उन्होंने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के केवल आरोपी होने के आधार पर संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में उनकी भूमिका की बात करें तो जस्टिस गवाई ने सुप्रीम कोर्ट के विस्तार परियोजना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी देने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह नया अत्याधुनिक भवन नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करने में सहायक होगा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में विविधता और साम्यशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी यात्रा एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि समर्पण और मेहनत से कोई भी ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्जरी इमाम के खिलाफ एक ही भाषण के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज कई एफआईआर पर चिंता जताई है। कोर्ट ने संकेत दिया है कि समानांतर मुकदमों को रोकने के लिए इन मामलों पर रोक लगाई जाती है। सर्जरी इमाम, जो जेएनयू के पूर्व छात्र और नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने और दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की है। उनका तर्क है कि एक ही भाषण के विभिन्न राज्यों में मुकदमे चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इमाम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ डे ने अदालत में कहा, क्या एक ही मामले के लिए 500 मुकदमे हो सकते हैं? उन्होंने तर्क दिया कि एक ही भाषण के लिए कई मुकदमे चलाना दोहरी सजा के सिद्धांत का उल्लंघन है और यह अभियोजन की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने विरोध करते हुए कहा कि हालांकि भाषण एक ही है, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्येक राज्य में अलग अलग था, जिससे विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक अव्यवस्था हुई। इसलिए अलग अलग मुकदमे कानूनी रूप से उचित है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने संकेत दिया कि वो इसे व्यापक कानूनी प्रश्न की जांच करने के इच्छुक है कि क्या एक ही कृत्य
जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, विभिन्न न्याय क्षेत्रों में कई अभियोगों को जन्म दे सकता है। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा, हम अन्य राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यूपी में मामलों पर रोक लगा सकते हैं और दिल्ली में मामला चलने दें। सुनवाई के अंत में अदालत ने एसवी राजू को संबंधित न्यायिक मिसालें प्रस्तुत करने के लिए समय दिया और मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ठीक है, अपनी प्रस्तुतियां दाखिल करें, इसे 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें, इसे बोर्ड पर रहने दें और सभी प्रस्तुतियां पूरी होने तक अंतिम निर्णय को स्थगित कर दिया। यह मामला न्यायिक प्रणाली में एकीकृत के लिए कई बार मुकदमे की वैधता और अभियोजन की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट का आगामी निर्णय इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 को स्पष्ट किया कि किसी अनुबंध के उल्लंघन पर सिविल कार्रवाई शुरू करना एफआईआर को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं है। न्यायमूर्ति दिबांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि यदि आरोपों से आपराधिक अपराध का संकेत मिलता है तो जांच और मुकदमा आवश्यक है, भले ही समांतर सिविल मुकदमा चल रहा हो। कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया जिसमें एक वन्यजीत लेन देन से जुड़े मामले में एफआईआर रद्द कर दी गई थी। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सिविल और आपराधिक कार्रवाइयां एक साथ चल सकती हैं और केवल सिविल कार्रवाई का अस्तित्व आपराधिक जांच को नहीं रोकता। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि डिजिटल पहुंच का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह ई-केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को दृष्टिहीन, कम दृष्टि वाले और एसिड अटैक पीड़ितों सहित सभी दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी सरकारी प्लेटफॉर्म, शैक्षिक प्लेटफॉर्म और ई गवर्नेंस सेवाओं को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाए ताकि कोई भी नागरिक, विशेष रूप से दिव्यांगजन, डिजिटल सेवाओं से वंचित न रह जाए। यह निर्णय डिजिटल समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे दिव्यांगजनों को वित्तीय और सरकारी सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें CLAT UG 2025 की मेरिट लिस्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने परीक्षा के सेट B, C और D में 4 प्रश्नों में त्रुटियां पाई थी और इन सेटों के परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया था, जबकि सेट A के छात्रों को ये लाभ नहीं मिला। एक सेट A के परीक्षार्थी जिन्होंने अखिल भारतीय रैंक 22 प्राप्त की थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असमान बताया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के नेरल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक ब्रांडन नाइकवाडी को राहत देने से इनकार कर दिया। नाइकवाडी ने एक आपराधिक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करते समय अनुचित व्यवहार किया था, जिसमें उन्होंने माइक म्यूट कर अन्य लोगों से बात की और न्यायाधीश की चेतावनी पर हंस पड़े। सत्र न्यायालय ने इस व्यवहार पर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर पुलिस अधिकारियों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान शिष्टाचार बनाए रखने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने का अनुरोध किया था। नाइकवाडी ने इस पत्र को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है और ये अनुचित है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख बड़ी खबरें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ।